Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter Memories of Childhood from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed about Zitkala Sa, and we also discussed that what are and who are Native Americans. Native Americans किनको कहते हैं और American Indians किसको कहते हैं. We have already discussed that. So I have given you a brief background about what kind of discrimination we are going to see in this story. Alright, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नेटिव अमेरिकन या अमेरिकन इंडियन किन्हें कहते हैं और इस चैप्टर में किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है, किस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हम देख सकते हैं इस चैप्टर में. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, ज़ित्काला सा. इस चैप्टर का हेडिंग क्या है? कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. मेरे लंबे बालों को जब मेरे लंबे बालों को जब काटा गया. ठीक है. द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वॉज अ बिटर कोल्ड वन. ये जिस जगह की बात कर रही हैं उसको क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ एप्पल्स. और ये जब इनका जो पहला दिन था लैंड ऑफ एप्पल्स में, यानी कि ये जहाँ पे भी गई हैं वो जगह लैंड ऑफ एप्पल्स, इनके लिए वो पहला दिन अच्छा नहीं था. ऐसा नहीं था कि बहुत वेलकमिंग था, स्वीट था, प्लेजेंट था. बिटर कोल्ड. ठीक है, यानी कि लोगों के एक होता है ना, आपको किसी का कोल्ड रिएक्शन मिलता है कि आप किसी से कहीं गए हो तो लोग आपको वेलकम नहीं करते हो. एक होता है वार्म वेलकम करना, यानी कि आओ, कैसी हो, वेलकम वेलकम, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वी आर हियर फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, हम लोग से तुम हेल्प ले सकती हो, वगैरह वगैरह. तो दिस इज़ कॉल्ड वार्म वेलकम. लेकिन जब आपसे लोग बात नहीं कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं या आपको देखना नहीं चाह रहे, आपको देख करके फुसफुसा रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड बिटर कोल्ड. ठीक है. फॉर द स्नो टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर. तो यहाँ दो तरह के ठंड की बात की गई. एक तो लोगों का वेलकम बहुत कोल्ड था, दूसरी चीज़ कि वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ रही थी. तो जो पूरा लैंड था वो स्नो से कवर्ड था और जो ट्रीज़ थे वो बेयर थे, खाली थे. क्योंकि जब स्नोफॉल होता है तो जो पेड़ होते हैं पतझड़, उस टाइम पे सारे पत्ते जो हो जाते हैं वो झड़ जाते हैं. तो बेयर यानी कि खाली थे सारे के सारे पेड़. अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट. और ये हॉस्टल में है जहाँ पे ये पढ़ने के लिए गई हैं, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए एक बड़ा सा बेल बजता है. इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड. और इसकी जो आवाज़ है, जो बेल की आवाज़, वो ऑब्वियसली बेल है तो मेटल का बेल होता है ना. तो आपने देखा होगा चर्च वगैरह में भी एक बेल होता है. ठीक है. तो उसमें जो घंटी बजती है वो बहुत ज़्यादा कर्कश होती है. चर्च का बेल तो फिर भी अच्छा होता है, लेकिन जो ऐसे क्लासरूम वगैरह का जो बेल होता है वो बहुत ज़्यादा ना, उसका पिच बहुत हाई होता है. मेटालिक फ्रिल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो कान को बहुत चुभता है. तो यहाँ पे वही कहती है, अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रैशिंग की लग रहा है कि आवाज़ फट गई हो वैसे. थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड. और ऐसा लग रहा था कि सर के ऊपर से कोई सर के ऊपर ही उसको कोई बजा दे रहा है ना, बेल को बजाने की कोशिश कर रहा है. और लग रहा है कि जो बेल टावर होता है उसको बेल फ्राई बोला जाता है. ठीक है, कि वहाँ से कोई नीचे लेकर के आ गया है बेल को और एकदम सर के ऊपर बजा रहा है. इस तरीके की आवाज़ वहाँ से आ रही थी. एंड इन टू आवर सेंसिटिव ईयर्स. और हमारे जो नाजुक कान हैं, और उनमें वो जो आवाज़ जब जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हमारे कान जो है फट जाएंगे, या कोई कान के पास ला करके उस घंटी को बजा रहा है. मतलब उनको वहाँ का उतना लाउड और उतना माहौल अच्छा नहीं लग रहा था. शुरुआत, पहला दिन है और अजीब सा एक तो उनको उतने लाउड और नॉइज़ की आवाज़ नहीं, क्योंकि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पीस, शांति से रहना पसंद करते हैं. जितने ज़्यादा शहर के सुख सुविधाएं हैं उनसे बहुत दूर है, परे होते हैं. आज भी ये लोग जैसे जगहों पे रहते हैं तो ये लोग बहुत कम, ज़्यादा चीज़ें ये लोग मैनुअल लेबर पे भरोसा करते हैं. ठीक है. तो इनको ये सारी चीज़ें नहीं उतनी ज़्यादा पसंद है, या उतने क्राउड में रहना, तो इनको थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है ज़ित्काला सा को. द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस. अच्छा,
वो जहाँ जिस रूम में रहती हैं तो वहाँ पे भी, वहाँ जब भी, वहाँ पूरे टाइम लोगों के बाहर जूतों के चलने की आवाज़, खट 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 मतलब वहाँ पे लोग बूट्स पहनते हैं। और ये लोग ट्राइबल को ज़्यादातर क्या आदत होती है, पतले पतले चप्पल जूते पहनने की आदत होती है। बहुत ज़्यादा लेदर और ऐसे सोल जिसका टफ़ होता है वैसे शूज़ पहनने की आदत नहीं होती। ये लोग बहुत सिंपल लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो इसने नहीं देखा है वैसा कुछ। तो वहाँ जितने लोग हैं सब बूट्स पहने हुए हैं और सबके जूतों की आवाज़ खट 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 क्लैटर पूरे टाइम आते रहती है जी, ये जो बहुत इनको अनोइंग लगता है, परेशान करने वाला, तंगचिड़ होता है जिनको इससे। और उससे भी कोई शांति नहीं है, मतलब चारों तरफ से शोर है, कहीं शांति है ही नहीं। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेज with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue made a bedlam within which I was securely tied. अच्छा, कंटिन्यूसली क्या होता था, कॉन्स्टेंट हार्श नॉइजेज आते रहते थे, बहुत कठोर आवाज़ें कॉन्स्टेंटली आते रहती थी, लगातार आती रहती थी। मतलब चारों तरफ हमेशा चहल पहल, चिल्लम चिल्ली। अब कॉलेज हॉस्टल है तो वहाँ पे ग्रुपिंग होती है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि शांति रहे उस टाइम वहाँ पे कहीं कभी भी। तो ये ऐसे माहौल में कभी रही नहीं है, तो इसको इस वजह से क्या रहता था, हमेशा हार्श नॉइज़ लगते थे कान में। और with an undercurrent of many voices murmuring an unknown tongue, किसी को पहचान नहीं रही है, जितनी भी ज़बान है सब अननोन है, सब अलग अलग भाषाओं में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वहाँ का जो लैंग्वेज है, एक्सेंट है, थोड़ा और अलग है, दूसरे जगह के भी लोग आकर के वहाँ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सबकी जो आवाज़ें हैं, मरमरिंग, बड़बड़ाने की, फुसफुसाने की आवाज़, बड़बड़ बड़बड़, मतलब कंटिन्यूसली लोग बोले जा रहे हैं। मेड अ बेडलैम, ऐसा लगता था कि बेडलैम का मतलब होता है अशांति, पूरे टाइम पे वहाँ पे अशांति छाई हुई रहती थी। ठीक है, बेडलैम मीन्स अनरेस्ट, सुकून था ही नहीं वहाँ पे, ऐसा लगता था पागल खाने में आ गए हैं और चारों तरफ शोर ही शोर है, शांति ही नहीं है, लोग ठहरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, ऐसा लगता था कि इनको बीच में बिठा दिया है और अच्छे से कोई बांध दिया है और ज़बरदस्ती बोल रहा है कि इन सारी आवाज़ों को सुनो, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं था। उस भीड़ में रहने के अलावा, उस अशांति में रहने के अलावा, उसको सुनने के अलावा, उस शोर शराबे का पार्ट बनने के अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो इनको ऐसा लगता था कि उनको बीच में बिठा करके और लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। And though my spirit tore itself in struggling for its lost freedom, all was useless. और इनको ऐसा लगता था कि पूरे टाइम पे इनका जो स्पिरिट है, इनकी जो आत्मा है, वो स्ट्रगल कर रही है कि बस वो टाई को, वो जो बंधन है जिसमें वो बंधी हुई है, उसको तोड़े और वहाँ से वो निकल जाएं। ठीक है, और वो जितनी भी कोशिश कर लेना वो यूज़लेस था, क्योंकि वो वहाँ पढ़ने के लिए आई थी, वो वहाँ से भाग नहीं सकती थी, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो वहाँ अकेली थी। अब वो शोर का पार्ट होना, तो आपको वो शोर नहीं लगता है, क्योंकि आप भी बात कर रहे हो, आप भी अपने लोगों में मगन हो, आप भी अपने दोस्तों में मगन हो, तो आपको बाकी लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन जब आप एक अकेले सुनने वाले हो और उतना शोर हो, तो वो आपको अनॉय तो करेगा ना, आपको परेशान हो। इतनी सारी आवाज़ें इनको परेशान क्यों कर रही थी, क्योंकि इनसे कोई बात करने वाला नहीं था, लोग अपने में मगन थे सारे के सारे, क्योंकि ये नेटिव अमेरिकन थी, इनके साथ लोग नहीं रह रहे थे, ना बैठ रहे थे, ना उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये कहीं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हैं। तो एंड दो माई स्पिरिट, भले ही इनकी जो आत्मा थी, टोर इटसेल्फ, अपने आप को चीर रही थी, इन स्ट्रगलिंग, बार बार प्रयास कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी कि किसी तरीके से ये अपने फ्रीडम को ढूंढ ले। ऑल वॉज यूजलेस, लेकिन सब व्यर्थ था, वो वहाँ से भाग नहीं सकती थी। अ पेल फेस वुमन विथ वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, और एक औरत थी जिसके चेहरे पे कोई चमक नहीं थी, पेल फेस, बदरंग चेहरा, ठीक है, जिसके बेरंग
कोई रंग ना हो जिसके चेहरे पे, ठीक है, कोई चमक ना हो जिसके चेहरे पे, एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पे कोई रंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई स्माइल नहीं है, खड़ूस औरत, वो जिसके बाल सफ़ेद हैं, केम अप आफ्टर अस, वो उन लोगों के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। और क्या किया गया, ये अकेली नहीं थी यहाँ, और भी थी इनके जैसी, यानी और भी नेटिव अमेरिकन थे वहाँ पे। और इनको क्या किया गया, इन लोगों को पीछे लाइन में, जहाँ पे डाइनिंग रूम था वहाँ पे लाइन लगाना होता था खाना खाने के लिए, तो इनको उन लाइन में पीछे खड़ा किया गया। दीज वर इंडियन गर्ल्स, और ये सारे के सारे जो लोग लाइन में वहाँ पे खड़े थे, ये सारे के सारे इंडियन गर्ल्स थी। कौन इंडियन? इंडियन मतलब इंडिया वाली इंडियंस नहीं, यानी कि अमेरिकन इंडियन। इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस, और इनके जो जूते थे वो स्टिफ थे, पतले पतले ढीले ढाले जूते, और क्लिंगिंग, क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस का मतलब होता है कि पूरे ऊपर से नीचे ढका हुआ, ऐसे ड्रेस पहने हुए थे, मतलब ऊपर से नीचे जैसे गाउन के जैसा जो ड्रेस होता है, स्कर्ट होता है, टाइट होता है, लेकिन वो वैसे ड्रेस उन्होंने पहने हुए थे, ठीक है। The small girls wore sleeved aprons and shingled hair। अच्छा, वहाँ पे कुछ छोटी छोटी लड़कियाँ थी जो स्लीव्ड एप्रन्स पहनी हुई थी। एप्रन आपने देखा होगा, जो खाना बनाने के टाइम पे एप्रन पहनते हैं, या डॉक्टर्स जो एप्रन पहनते हैं, तो वैसा कुछ भी जो ऊपर से पहना जाए ओवरकोट के जैसा, उसको एप्रन बोला जाता है। तो वहाँ जो छोटी छोटी लड़कियाँ थी वो स्लीव वाला एप्रन पहनी हुई थी, और उसके साथ साथ उनके जो बाल थे वो शिंगल्ड थे, यानी कटे हुए थे, ठीक है, उनके जो बाल थे वो कटे हुए थे। As I walked noiselessly in my soft moccasin, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulder। अब वो आगे चलती हैं। As I walked noiselessly in my soft moccasin, moccasin एक तरह का चप्पल होता है, जैसे हमारे यहाँ पे आप देखे होंगे खड़ाव पहनते हैं ना, उसी शेप का होता है ये, ठीक है, लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है, पतला सा होता है, उसको मोकैसिन्स बोला जाता है। तो ये बोलती है कि जैसे जैसे मैं आगे चल रही थी, नॉइजलेसली, बिना आवाज़ किए अपने मोकैसिन्स को पहन करके, आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, ऐसा लग रहा था कि मैं फ्लोर में डूबती जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है वो फ्लोर मुझे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, सिंकिंग मतलब डूबना। फॉर माई ब्लैंकेट हैज़ बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर, और इनसे, इनके कंधे से इनका शोल्डर ऐसे छीन लिया गया, स्ट्रिप कर दिया गया, हटा दिया गया। कपड़े उतारना उसको स्ट्रिप करना कहते हैं, ठीक है, तो वैसे ही उनके शोल्डर से उनका ब्लैंकेट हटा दिया गया, यानी स्ट्रिप कर दिया गया। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे आर इवन मोर इमॉडेस्टली ड्रेस्ड देन आई। वहाँ पे जो इंडियन गर्ल्स थी जो इनसे पहले आई थी, ठीक है, ये इनके शोल्डर से जब वो ब्लैंकेट हटाया गया तो इन्होंने उन इंडियन गर्ल्स की तरफ हार्ड लुक दिया, मतलब बहुत कठोर, मतलब गुस्से से देखा, ठीक है, कठोर होकर के इन्होंने उसकी तरफ देखा, उन लोगों की तरफ। हु सीम्ड नॉट टू केयर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इस लड़की के साथ कुछ होने जा रहा है, या इस लड़की के साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है, तो वो लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो लोग बहुत इमॉडेस्टली देख रहे थे। मतलब पहले से जो वहाँ इंडियन लड़कियाँ थीं, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, दे सीम्ड नॉट टू केयर, उन लोग को ज़रा सी भी चिंता नहीं थी कि एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है या उसके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग इमॉडेस्टली ड्रेस थी, इमॉडेस्टली मतलब इनडिसेंट, इन्होंने इनडिसेंट कपड़े पहने हुए थे उन इंडियन गर्ल्स ने। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, और उनके जो कपड़े थे, जो लड़कियाँ, इंडियन लड़कियाँ जो पहले से वहाँ थी, वो लोग कैसे कपड़े हुए थे, बहुत टाइट इनडिसेंट कपड़े पहने हुए थे, जैसा ये कभी भी नहीं पहनेंगी, ठीक है।
क्योंकि इन ये जिस ट्राइब में रहती थी वहाँ की अपनी गरिमा थी, वहाँ का अपना एक बॉर्डर था, एक बाउंड्री थी कि हाँ ऐसे ड्रेस ही पहनने हैं वैसे ही कपड़े पहनने हैं, या ऐसे कपड़े डिसेंट होते हैं, ऐसे कपड़े इनडिसेंट होते हैं। जिसको जिस तरीके से शुरू से सिखाया जाता है लोग वैसे कपड़ों में ही कंफर्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे था कि इनको ये जब उन इंडियंस को देख रही थी जो सेम कम्युनिटी से बिलोंग कर रही हैं और देख रही हैं कि इन्होंने अपने आप को किस तरीके से अडेप्ट कर लिया है और कैसे ये इस तरीके के टाइट कपड़े पहनी हुई हैं, तो इनको ये सब चीज़ों को देख करके थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। While we marched in, the boys entered at an opposite door. जब ये वहाँ चल रही थी, ये लोग लाइन में थे ना, डाइनिंग रूम वाले डिनर लेने के लिए लोग लाइन में जा रहे थे। तो जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो एक दूसरा दरवाज़ा था जिससे लड़के अंदर आते हैं। I watched for the 3 young braves who came in our party. और ये देखती हैं कि वहाँ पे 3 बहादुर लड़के आए जो उस दिन उनकी पार्टी में आए थे। I spied them in the rear rank, looking as uncomfortable as I felt. और ये जासूसी करती हैं, ठीक है। I spied them, ये जासूसी करती हैं और in the rear ranks, rear ranks का मतलब लास्ट तक, rear ranks मतलब एंड तक ये उन लोगों को ही देख रही थी, आखिरी तक ये उन लोगों को ही देख रही थी। और देखती हैं कि वो जो लड़के थे वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, उनसे भी ज़्यादा, ज़िटकाला से भी ज़्यादा, है ना। कि वो जो लड़के हैं वो लोग, कुछ रीज़न होगा या हम लोग को आगे पता चलेगा कि किस रीज़न से वो लड़के जो हैं वो ज़िटकाला सा से भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। भाई ऐसा क्या था जो वो लोग ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड and each of the pupil draw a chair from under the table. और एक छोटा सा बेल लगा हुआ था, ठीक है, वो बजता है, एक छोटा सा बेल था कहीं पे, उसको टैप किया जाता है, वो बजता है और सब लोग क्या करते हैं, अपना अपना चेयर निकालते हैं बैठने के लिए। ईच ऑफ द प्यूपिल यानी कि जितने भी बच्चे थे वो लोग एक एक चेयर निकालते हैं टेबल के अंदर से बैठने के लिए। सपोजिंग दिस एक्ट मीन दे वर टू बी सीटेड, और ऐसा लग रहा था कि अब सब लोग बैठेंगे। तो वहाँ पे बस सब कुछ बहुत डिसिप्लिन लग रहा था कि लाइन से आ रहे हैं लोग खाना लेने के लिए, दूसरा दरवाज़ा है जिससे बॉयज़ आएंगे, फिर दूसरा बेल लगेगा तब जा कर के वो लोग चेयर खींचेंगे। अभी भी बैठे नहीं हैं, अब वो लोग बैठेंगे, ठीक है। Supposing I pulled out mine and at once slipped into it from one side. और जैसे ये देखी कि सब लोग चेयर खींचे तो वो भी एक चेयर खींची और अपने चेयर पे बैठ गई, ठीक है, क्योंकि एक साइड से ऐसे होकर के वो बैठ गई क्योंकि उनको लगा कि बैठने के लिए खींचा जा रहा है। But when I turned my head I saw that I was the only one seated. लेकिन वो अपना जब सर घुमाती हैं चारों तरफ तो देखती हैं कि वो इकलौती हैं जो चेयर पे बैठी हुई हैं। बाकी लोग चेयर खींचे ज़रूर थे लेकिन कोई बैठा नहीं था, वो इकलौती थी जो चेयर को खींच करके और बैठ जाती हैं। I heard, sorry, and all the rest of our tables remained standing. बाकी के सारे जो टेबल थे वहाँ पे लोग एज इट इज़ खड़े थे, कोई भी नहीं बैठा हुआ था। Just as I began to rise, looking shyly around to see how chairs were to be used, a second bell was sounded. और वो बेचारी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई क्योंकि वो चेयर खींची थी और खींच के बैठ भी गई थी, लेकिन बाकी सारे लोग चेयर खींचे ज़रूर थे लेकिन कोई बैठा नहीं था। तो वो देखी कि कोई बैठा नहीं है तो वो शर्मा करके थोड़े से एम्बैरस होकर के जब जैसे ही खड़ी होने लगती हैं तब तक दूसरा बेल बजता है, और जैसे ही दूसरा बेल बजता है तो ऑल वर सीटेड एट लास्ट, सब लोग अब बैठते हैं। यानी कि पहला बेल था वो चेयर खींचने का बेल है, दूसरा जो बेल है वो बैठने के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके का वहाँ पे नियम था, इस तरीके के लोग डिसिप्लिन और डेकोरम को फॉलो करते थे। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन। अब तो वो आधा उठ गई थी तो वो अब सरकते हुए वापस से अपनी चेयर में बैठती हैं। I heard a man's voice at one end of the hall and I looked around to see him.
अब अचानक से एक आदमी की आवाज़ हॉल में सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ती हैं उस आदमी को देखने के लिए। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर द प्लेट। वो मुड़ जाती है लेकिन बाकी सारे उस आदमी की आवाज़ को सुन करके अपने सर को झुका लेते हैं। उस अपने अपने खाने का प्लेट होता है, प्लेट के सामने ऐसे अपने सर को झुका लेते हैं। तो उस आदमी की आवाज़ को सुन करके बाकी लोग अपने सर को झुका लेते हैं। मे बी ये प्रेयर का टाइम होगा या कुछ होगा, या कोई हेड होंगे जो बोल रहे होंगे जिनकी आवाज़ को सुन करके यू हैव टू बो योर हेड। लेकिन ये क्या करती है, अपने सर को घुमा के देखती है। अगेन एन एम्बैरेसिंग मोमेंट, एक और एम्बैरेसिंग मोमेंट आ जाता है उनके सामने। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ हेड्स ओवर of tables, I caught the eyes of a pale faced woman upon me। और वो जैसे ही देखी, पीछे मुड़ करके देख रही होती हैं उस आदमी को, तो उनको दिखाई देता है कि एक लंबी कतार होती है जिसमें सारे के सारे चेहरे जो है वो झुके हुए हैं, और दूर में एक औरत है जो इनको ऑब्ज़र्व कर रही है, इनको घूरे जा रही है कंटिन्यूसली। उसकी आंखें इन्हीं के ऊपर है, जेटकाला के ही ऊपर है। यानी वो पेल फेस वाली जो औरत थी जो इनको शायद ना पसंद करती है या इनके पीछे पड़ी हुई है पहले ही दिन से, वो इनको घूर रही है या इनको देख रही है सडनली। ठीक है। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज़। अचानक वैसे ही वो देखी उसको कि वो उसको देख रही है, वो भी सम पोस्ट पे होगी, या तो वो वार्डन होगी या तो कोई अथॉरिटी होगी, तो उसकी नज़र इन्हीं पे है, तो वो देखती है तो हड़बड़ा जाती है और फटाक से अपने सर को वो नीचे कर लेती है, आँख नीचे कर लेती है। वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाई द स्ट्रेंज वुमेन। और इनको थोड़ी सी टेंशन होने लगती है कि क्यों वो अजीब सी औरत जो है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, और क्यों वो बार बार मुझे ही देख रही है, उसका मोटिव क्या है, क्यों वो मुझे ही घूर रही है बार बार, या क्या चाहती है वो। इस तरीके के सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड। अब वो जो आदमी था जो पीछे खड़ा था, जो कुछ बोल रहा था, वो कुछ बड़बड़ा रहा था, मरमर कर रहा था, मटरिंग कर रहा था, एंड देन वो जैसे ही उसकी बोलने की आवाज़ ख़त्म होती है, एक तीसरा बेल लगता है। अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड। तीसरी बेल लगी। Everyone picked up his knife and fork and began eating। और उसके बाद जैसे ही तीसरा बेल होता है, सब लोग अपना फोक और नाइफ उठाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पे आपको डिसिप्लिन दिखने के लिए मिल रहा है कि वहाँ जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं वो उनको पता है कि पहले बेल में चेयर को खींचना है, दूसरे बेल में बैठना है, तीसरे बेल में कोई आदमी बोलना शुरू करेगा तो वो कुछ प्रेयर कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो अपना सर झुकाना है, और जब तीसरा बेल लगेगा तो खाना शुरू करना है। तो वो वहाँ पे आई हैं तो इस चीज़ को बताने के लिए उनके पास कोई होना चाहिए। अगर लोग फ्रेंडली होते हैं या लोग आपको पसंद करते हैं तो लोग आते हैं आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, डाउन टू अर्थ होते हैं तो लोग आपसे इंटरेक्ट करने के लिए आते हैं। लोग आपको खुद से बताते हैं कि अभी ये होने वाला है, ये चीज़ें अभी होंगी, तो यही गलती बिल्कुल मत करना, ये पनिशेबल ऑफेंस है। इस तरीके की चीज़ें लोग अगर आपको पसंद करेंगे तो पहले ही इन्फॉर्म करेंगे। अगर लोग रैगिंग करते हैं, बुली करते हैं, लोग नहीं पसंद करते हैं आपको, या शुरू से ही आपके लिए ग्रज होल्ड करते हैं, तो वो चाहेंगे कि आप इस तरीके की गलतियां करो सो दैट आपको पनिशमेंट मिले। तो वो इस तरीके के फिराक में रहते हैं कि ऐसा कुछ हो और आपको पनिशमेंट मिल ही जाए। I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything more। I began crying instead, और वो खाने की बजाय रोना शुरू कर देती है। वो डर जाती है इतनी ज़्यादा कि वो रोना शुरू कर देती हैं। उनको लगता है कि क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डर जाती हैं कि क्यों उनको देख रही है वो औरत, और वो यहाँ के नियम कानून को समझ नहीं पा रही है, ना उनको कोई बताने वाला है। I was afraid to venture anything more, और वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी चीज़ को रिस्की और बनाए, या कोई और चीज़ को ख़राब करे, या किसी और चीज़ को उनसे कोई गलती हो जाए। वेंचर का मतलब होता है टू टेक रिस्क। बोलते हैं ना, कोई भी रिस्की टास्क, यहाँ पे इस चैप्टर में इसका मतलब है रिस्की टास्क। तो कोई भी और रिस्की टास्क नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ चल रही थी, ऑब्वियसली खाना खाने के लिए आए हैं तो जब चेयर खींच ली हैं तो बैठ जाएंगे, लेकिन कोई उनको बता ही नहीं रहा है कि वहाँ चीज़ें चल क्या रही हैं, किस मुताबिक चल रही हैं। वो
शॉल ओढ़ करके गई थी, एक ब्लैंकेट, वो लोग ट्राइब हैं, वो लोग रखते होंगे एक ब्लैंकेट को, तो उनके कंधे से ब्लैंकेट को खींच लिया गया है। और क्योंकि बाकी लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ठीक है। और जितनी भी इंडियंस हैं वहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो पूरी तरीके से ढक ढुक करके कपड़ा पहनी हुई हैं, और जिस तरीके का ट्रेडिशन उनके वहाँ पे चलता है उनको सिखाया गया है। तो जो शॉल, वो ब्लैंकेट जो है, वो एक्चुअली रज़ाई की बात नहीं हो रही है, वो ब्लैंकेट की बात सॉरी वो शॉल की बात की जा रही है। तो शॉल जब वो ओढ़ी हुई थी तो उसको हटा दिया गया और स्ट्रिप कर दिया गया, देखा किसी ने उसको खींचा, तो दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर बुलिंग, इसको बोलते हैं परेशान करना किसी को, ठीक है। और वो दूसरी इंडियंस को देख रही हैं तो वो लोग के बॉडी में कोई शॉल नहीं है, जबकि वो लोग भी सेम कम्युनिटी से हैं, वो लोग और टाइट ड्रेसेस पहने हुए हैं। तो ऑलरेडी कम से कम दूसरा कोई नहीं, लेकिन वहाँ जो ऑलरेडी इंडियंस हैं उन लोगों को तो हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। ऊपर से एक जो खड़ूस सी औरत है, पेल फेस वाली, वो इनको अलग ही लुक दे रही है, वो अलग ही घूर रही है। ऐसा नहीं लगता है कि तुमको हम देख रहे हैं, तुमको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तुमसे इतनी गलतियाँ ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब मेरे से बर्दाश्त के बाहर है, वगैरह वगैरह। इस तरीके की चीज़ें मतलब उनके दिमाग में आ रही है कि क्या पता वो शायद हमको निकाल देगी यहाँ से, वो पता नहीं क्यों मुझे नोटिस कर रही हैं। ये सारी चीज़ें, अब नई लड़की है, बहुत मेहनत से वहाँ पढ़ने के लिए गई है, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में क्या हो रही हैं, घूमे ही जा रही हैं। उसको ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी है, ठीक है। नाउ बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। अब ये तो फार्मूला ईटिंग जो था, एक एक करके जो चीज़ें चल रही थी, ये ईटिंग वाला जो प्रोसेस इतना टफ था, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। चीज़ें सिर्फ खाने तक नहीं थी, ये पहला जो ट्रायल था खाने वाला दिन, पहला दिन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें थी। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जूडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। अगले दिन सुबह होती है और इनकी जो फ्रेंड है जिसका नाम है जूडविन, इन्होंने वहाँ पे एक फ्रेंड बना ली है, ठीक है। नेक्स्ट डे, पहला दिन तो जो हुआ सो हुआ, अगले दिन इन्होंने अपनी एक दोस्त बना ली है जिसका नाम है जूडविन। ये इनको एक बहुत अजीब सी वार्निंग देती है। क्या थी वो वार्निंग? Judwin knew a few words of English and she had overheard the pale-faced woman talk about cutting our long heavy hair. अब जूडविन जो है वो, उसको इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड्स आते थे, ठीक है। जूडविन कहीं की होगी, किसी और जगह की होगी, तो उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो नहीं आती थी, लेकिन उसको इंग्लिश के कुछ कुछ वर्ड्स आते थे। और वो जो पेल फेस वाली औरत थी ना, उसको उन्होंने बोलते हुए सुन लिया था। कुछ तो वो लोग बातें कर रहे थे जिसमें ये था कि इन लोगों के लंबे बाल को कटवाने हैं, ठीक है। कुछ बालों को काटने के रिगार्डिंग बातें वो कर रही थी। अब स्टोरी हमारा इसी से रिलेटेड है। आप देखो कि हमारा जो स्टोरी था उसका हेडिंग क्या था, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। माई लॉन्ग हेयर यानी कि जिटकाला की बात हो रही है, तो जिटकाला के बहुत लंबे बाल होंगे, ज़रूर, बेशक उसके बहुत लंबे बाल होंगे, और उसके लंबे बालों को ही काटने की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो पेल फेस वाली औरत है, जिसके इंटेंशन शुरू से ही अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिसके चेहरे को देख करके जो अजीब सी आँखों के साथ वो देख रही है, अजीब सा लुक दे रही है, वो अजीब सा बिहेवियर है जिसका, और बार बार इसी को नोटिस कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो इसको पसंद नहीं करती है, या कुछ तो है जो उसके दिमाग में चल रहा है, षड्यंत्र जैसा कुछ। और जूडविन जो उनकी दोस्त है जिटकाला की, वो उनको आकर के एक न्यूज़ दे भी देती है कि कुछ तो उसने सुना है जिसमें ये लोग हम लोगों के बाल काटने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये षड्यंत्र चल रहा था, जो कि हम लोगों को अभी तक इतना सा पता चला है। दिस इज़ द मेन थिंग, दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट कि इसके आगे अब क्या होता है। बिकॉज़
किसी किसी के लिए उसके ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी किसी के लिए उसका मे बी जो काला के लिए अपने बाल बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसकी कम्युनिटी में बाल कटवाना अलाउड नहीं है, या कुछ तो ऐसा है, बट हर हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, ठीक है, उसके हेयर उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे उसको काटने की बात की जा रही है. सो द क्वेश्चन अराइजेज दैट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी, or is she able to fight it or not? We will find out in the next lecture. Thank you.